तो चलिए आज बात करते हैं अनीता देसाई के मशहूर नॉवल इन कस्टडी की। ये कहानी है उस पल की जब आप अपने हीरो से मिलते हैं और आपकी सारी उम्मीदें, सारे आदर्श असलियत की जमीन पर आकर बिखर जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है शायर नूर के इस एक वाक्य से जो पूरी कहानी का दर्द बयां कर देता है। यह हमें बताता है कि दांव पर क्या लगा है। सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब, एक पूरी संस्कृति जो दम तोड़ रही है। कभी सोचा है क्या हो अगर आप जिंदगी भर जिसे पूछते आए हों, जब उससे मिलें तो वो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल उलट एक पूरी तरह से बिखरा हुआ इंसान निकले। बस यही एक सवाल इस कहानी की पूरी बुनियाद है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बुलावे से। एक ऐसा बुलावा जो एक सीधे साधे टीचर की मामूली सी दुनिया को पूरी तरह से उलट पुलट कर देने वाला था। तो कहानी का हीरो कौन है? वो है देवेन शर्मा। मीरपुर जैसे एक उबाऊ शहर में हिंदी पढ़ाने वाला एक सीधा साधा, थोड़ा डरपोक सा लेक्चरर। उसकी बेरंग जिंदगी में अगर कोई जुनून है तो वो है उर्दू शायरी, एक ऐसी कला जो खुद अपना वजूद खो रही है। मतलब वो एक ऐसी दुनिया में फंसा है जहां उसके असली शौक की कोई जगह ही नहीं है। अब इस कहानी को समझने के लिए उर्दू की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 600 साल से भी ज्यादा उर्दू हिंदुस्तान के दरबारों, शायरों की, अमीरों की जबान थी। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद सब बदल गया। इसे किनारे कर दिया गया और इसकी जगह हिंदी ने ले ली, जिसे उस वक्त कुछ लोग किसानों की भाषा कहकर कम आंकते थे। ये पूरी कहानी इसी सांस्कृतिक गिरावट के दर्द के इर्द गिर्द घूमती है। और तभी देवेन की जिंदगी में आता है वो बुलावा। उसका एक चालाक दोस्त है मुराद। वो देवेन को एक ऐसा मौका देता है जो शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले, अपने सबसे बड़े आदर्श, महान शायर नूर का इंटरव्यू करने का, जो अब दुनिया से कटकर रहते हैं। यही वो पल था जो देवेन को उसकी बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो देवेन पहुंचता है दिल्ली, पुरानी दिल्ली की उन गलियों में जहां उसका सामना होता है अपने हीरो से। और बस वहीं उसके सारे सपने, उसकी सारी कल्पनाएं एक झटके में टूटकर बिखर जाती हैं। देवेन के मन में क्या था और असल में उसे मिला क्या, ये फर्क देखिए जरा। एक तरफ देवेन के ख्यालों का नूर, बुद्धिमान, इज्जतदार, और दूसरी तरफ असलियत का नूर, कड़वाहट से भरा, शराबी। देवेन ने सोचा था कि वो किसी शांत जगह पर अकेले रहते होंगे, पर वो तो जी हुजूरी करने वालों से घिरे थे। एक नेक बुजुर्ग की जगह उसे मिला एक पेटू और चिड़चिड़ा इंसान। पुरानी दिल्ली का एक टूटा फूटा सा घर। देवेन अंदर जाता है तो क्या देखता है? नूर साहब रम पी रहे हैं। आसपास मुफ्तखोरों की भीड़ लगी है जो उनकी झूठी तारीफें कर रही हैं, और नूर खुद हैं कि बस अपनी बीमारियों का रोना रोए जा रहे हैं। ये वो पल था जिसने देवेन के मन में बनी अपने हीरो की मूर्ति को तोड़ दिया। और इस पूरे माहौल का सच बयान करती हैं नूर की पत्नी इम्तियाज। वो कहती हैं, इसे शायर कहते हो या इंसान भी? तुम सब ने, तुम जैसे चाहने वालों ने मिलकर उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। और ये सब जाकर खत्म होता है उसे घिनौने पल पर, जब देवेन को नूर की शायरी वाले पन्नों से उनकी उल्टी साफ करनी पड़ती है। तो अब जो इंटरव्यू एक महान काम होना था, वो बन जाता है एक के बाद एक नाकामियों की एक लंबी कहानी। देवेन का जो मिशन था नूर की आवाज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड करने का, वो पूरी तरह से गड़बड़झाला बन जाता है। तो प्लान क्या था? बड़ा सीधा साधा। पहला, कॉलेज से पैसे लेना। दूसरा, एक पुराना सेकेंड हैंड जापानीज टेप रिकॉर्डर खरीदना। और तीसरा, उसे चलाने के लिए एक अनाड़ी टेक्निकल असिस्टेंट को काम पर रखना। मतलब सुनने में ही लग रहा है ना कि ये प्लान कहाँ जाने वाला है। और इस पूरी नाकामी का सबसे बड़ा सिंबल, वो टेप रिकॉर्डर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो एक पुरानी कला को बचाने आई थी, वो खुद ही फेल हो गई। टेप में शायरी तो रिकॉर्ड हुई नहीं, बस खरखराहट की आवाजें, लोगों के ठहाके और शराब के ऑर्डर रिकॉर्ड हुए। और देवेन अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ ऐसे लोगों का एक घेरा था जो बस उसका फायदा उठा रहे थे। मुराद, वो दोस्त जो बस अपनी मैगजीन के लिए सस्ता कंटेंट चाहता था। मिस्टर जैन, जिसने एक खराब रिकॉर्डर बेच दिया। चीकू, वो आलसी असिस्टेंट जिसे काम से ज्यादा पैसों की पड़ी थी। यहां तक कि नूर की पहली बीवी सफिया ने भी मदद की, लेकिन अपनी कीमत पर। नूर के चमचे तो बस खाने पीने की फिराक में थे, और खुद नूर भी देवेन से पैसे और खातिरदारी की उम्मीद कर रहे थे। देवेन चारों तरफ से फंस चुका था। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? देवेन पहुंच गया अपने सबसे बुरे दौर में। कर्ज के बोझ और नाकामी के एहसास ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील, वो था 500 रुपए का एक बिल। ये बिल उस कोठी के कमरे का था जहां वो फेल रिकॉर्डिंग की गई थी।
यही बिल देवेन की बर्बादी का सिंबल बन गया, जिसने उसे टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। तो अब हालत ये थी कि देवेन पर बेहिसाब कर्जा था, प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और कॉलेज की नौकरी भी जाने वाली थी। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। नाकामी की इसी गहराई में देवेन को एक ऐसी सच्चाई का एहसास होता है जो सब कुछ बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जिल्लत, इतनी नाकामी, क्या ये सब कुछ बेकार गया? क्या देवेन की ये पूरी कोशिश बेमतलब थी? और इसका जवाब मिलता है नॉवल की इस एक लाइन में। उसने नूर की शायरी का तोहफा कबूल कर लिया था, और इसका मतलब था कि अब वो नूर की रूह और उसकी आत्मा का निगहबान था। ये था देवेन का असली ज्ञानोदय। उसे समझ आया कि उसका मकसद कोई मशहूर होना या किसी भाषा को बचाना था ही नहीं। उसका असली मकसद था एक ऐसी विरासत का रखवाला बनना जो भले ही खामियों से भरी थी, पर थी बहुत शानदार। सफर का नतीजा क्या हुआ ये जरूरी नहीं था, जरूरी थी वो जिम्मेदारी जो उसने उठा ली थी। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहां साफ दिखता है। पहले जो देवेन डरपोक था, अब वो हिम्मत वाला बन गया। पहले जो सिर्फ अपनी शोहरत के पीछे था, अब उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। वो सिर्फ एक चाहने वाला नहीं रहा, वो एक संरक्षक, एक कस्टोडियन बन गया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हमेशा जीतने में नहीं होती। कभी-कभी असली कामयाबी हार को स्वीकार करने और फिर उसी हार के अंदर से एक नया मकसद ढूंढ निकालने में होती है।